और दोस्तों, दिव्य साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पहले और भी बहुत सी कहानियाँ का शॉर्ट नोट्स आपके समझ उपलब्ध कराया था। पहले वीडियो में आपके समक्ष बहुत सी कहानियों के शॉर्ट नोट्स, कथन, विषय, इन जो महत्वपूर्ण पात्र हैं वो लेके प्रस्तुत किए थे। तो आगे देखते हैं हम। ईदगाह कहानी, प्रेमचंद। यह कहानी सर्वप्रथम अगस्त 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1933 और चांद पत्रिका में प्रकाशन हुआ। याद रखने योग्य है, या याद ही रख, हर कहानी, जितने भी कहानी हमारी यूजीसी नेट में संकलित है वो याद रखा जाए मित्रों। उनके प्रकाशन वर्ष, क्रम तथा पत्रिका, कौन से पत्रिका में वो प्रकाशित हुए हैं। चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। विषय क्या है? बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह शिखर पर है। इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले परिपक्व हो जाना पड़ता है, समझदार हो जाना पड़ता है। पात्र देखते हैं मित्रों। हामिद, मुख्य पात्र हामिद, 4-5 साल का गरीब लड़का। वर्ष भी याद रखिएगा मित्रों, कितने वर्ष का था? 4-5 साल का था हामिद। माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। दादी अमीना के साथ रहता था। दादी क्या नाम था? अमीना। मेले जाते वक्त उसके पास कितने पैसे थे? 3 पैसे, जिनसे वह अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाता है। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद है। याद रखिएगा मित्रों, हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद है। और दादी के लिए क्या है? मेले से क्या लाता है? चिमटा लाता है। गरीबी के कारण वह समय से पहले परिपक्व हो जाता है। दूसरे पात्र है अमीना। हामिद की दादी है, एक गरीब बूढ़ी विधवा और जिसके पुत्र एवं बहू की मृत्यु हो गई थी। लोगों का काम काज करके खुद का हामिद का पालन पोषण करती है। मोहसिन, हामिद के साथ का लड़का, इसके पास कुल 15 पैसे रहते हैं। यह मेले में भिश्ती खरीदता है। याद रखिएगा मित्रों, इसके पास कितने पैसे थे? 15। और मेले में है क्या? भिश्ती खरीदता है। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक, पानी उड़ेलना ही चाहता है। मोहसिन के मामू थाने में कांस्टेबल। किसके मामा थाने में कांस्टेबल थे? मोहसिन के। महमूद, हामिद के साथ का लड़का, इसके पास 12 पैसे थे। कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। यह मेले में क्या खरीदता है? सिपाही। कौन क्या खरीदता है मित्रों? यह याद रखना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कवायद लिए चला आ रहा है। नूरे, हामिद के साथ का लड़का, यह मेले में वकील खरीदता है। कैसे विधता है उसके मुख पर बहस किए चले आ रहे हैं। सम्मी, हामिद के साथ की लड़की, यह मेले में धोबिन और खंजड़ी खरीदती है। गौड़ पात्र में देख लेते हैं मित्रों। चौधरी क़यामत अली, गांव का धनवान व्यक्ति। आबिद, हामिद का बाप, हैजा से मर जाता है तथा माँ पिलिया से मर जाती है। कांस्टेबल, मोहसिन के मामू, वेतन 12 रुपये, घर 50 रुपये भेजता था। वेतन 12 रुपये था और घर 50 रुपये भेजता था। विशेष में देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान पर आधारित मुस्लिम समाज का चित्रण, सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन, पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टता का वर्णन, गरीब अभाव के कारण बचपन की मासूमियत के खत्म होने की कहानी। यह कहानी गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती है। इस कहानी में बालपन, मातृ वात्सल्य, सहजता का चित्रण किया गया है। सारे खिलौने 2 पैसे में मिले थे। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी, लेकिन उसे हामिद के पास 3 पैसे थे, 3 पैसे में वो ले गया है ना। तो याद रखिएगा मित्रों, दुकानदार ने चिमटे की कीमत कितने बताई थी? 6 पैसे बोले थे। प्रमुख कथन देखते हैं। हराम का माल हराम में जाता है। यह कौन? मोहसिन बोलता है। हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों माल लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो, नौकरी ना चली जाए। अगला कथन है। आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। अगला कथन। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं जी, बड़े बड़े आदमी। सच है, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। अगला कथन देखते हैं। मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरे भैंस पी जाती है। किसी मेम के 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। अगला कथन। चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन है, कोई चीज़ चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसको पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं।
मोहसिन ने प्रतिवाद किया, कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानती हो। अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के कितने चोर डाकू रहते हैं, सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। महत्वपूर्ण कथन है, यह कोई धन नहीं और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। कितना सुंदर संचालन है, कितना सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सीधे से झुक जाते हैं, फिर सबके साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली के लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी से पिरोए हुए हैं। अगला कथन, हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी की ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे होते हैं। उसे ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितना प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ होगी, खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अगला कथन देखिए, चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लूँ, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत कि बाजार आया, इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। अगला कथन, अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाई, मैं नहीं खेलता खिलौने। किसी का मिजाज क्यों सहूँ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिरकार अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी, फिर इन लोगों को उससे पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। इंपॉर्टेंट कथन है मित्रों। अगला कथन देखते हैं, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। अपने चिमटा को रुस्तमे हिंद बतलाता है। अगला कथन, कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता। यह मुख स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग और कितना सद्भाव और कितना विवेक है। अगला और अंतिम कथन इस कहानी का, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी। वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। ये रहा मित्रों ईदगाह कहानी के महत्वपूर्ण पात्र, कथन, विषय। अगली कहानी है दुनिया का अनमोल रतन। हमने मूल पुस्तक के बाद देखा कि आपके लिए हम शॉर्ट नोट्स कहानियों के लेके समझ उपलब्ध हुए हैं। देखते हैं दुनिया का सबसे अनमोल रतन, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। सर्वप्रथम यह जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ। पत्रिका कौन सा है, जमाना पत्रिका। संग्रह सोजे वतन 1908 ईस्वी, पहली कहानी संग्रह उर्दू में। इसके दुनिया हुब्बे वतन, संसारिक प्रेम और देश प्रेम। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यही मेरा वतन है, शेख मखमीर सिले मातम शोक का पुरस्कार। ये सब कहानी है मित्रों। प्रेमचंद की इस कहानी को ब्रिटिश सरकार ने सिडिशन राजद्रोह का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था। ब्रिटिश सरकार ने क्या इस कहानी के लिए सिडिशन राजद्रोह का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था। विषय देखते हैं, रूपवती दिलफरेब और उसके प्रेमी दिलफिगार की इस आलिफ लैला के किस्से नुमा कहानी में अंत में देश प्रेम देशभक्ति की भावना को उजागर की गई है।
प्रेम के आदर्श स्वरूप और पवित्रता का चित्रण किया गया है। इनमें 3 अनमोल रत्न के बारे में बताया गया है। पहला पवित्र आंसू, दूसरा सती की चिता की राख, तीसरा है देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा। इसमें कौन से शहर का नाम बताया गया? मीनोस्वास शहर, इटली का चित्रण किया गया है। पात्र देखते हैं। मुख्य पात्र है दिलफरेब, सौंदर्य की देवी जो अत्यंत सुंदर थी। दिलफिगार जिससे प्रेम करता है। मीनोस्वाद की मल्लिका या मीनोस्वाद की मल्लिका थी। दिलफिगार को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने को कहती है। अंत में दिलफिगार द्वारा अनमोल रत्न लाने पर कहती है, आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी, है ना। दिलफिगार दिलफरेब का सच्चा प्रेमी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ढूंढ कर लाता है। गौड़ पात्र में काला चोर, सैकड़ों आदमियों का कातिल जिसे फांसी दी जाने से पुरुष की अंतिम इच्छा के रूप में एक बालक से मिलने दिया जाता है। पहले अनमोल रत्न के रूप में इसी आंसू को दिलफिगार लाता है। किसका? काला चोर। दूसरा बुजुर्ग, हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग, एक हाथ में तस्बीह दूसरी में लाठी, दिलफिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान कौन भेजता है? यही बुजुर्ग भेजता है। सिपाही, हिंदुस्तानी का सच्चा राजपूत सिपाही जो अपने देश के लिए बहादुरी से जान देता है। दिलफिगार दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उसी सिपाही के आखिरी रक्त का कतरा लाता है। युवती का मितपति। प्रमुख कथन है, वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं, फरियाद मचाते फिरते हैं। अगला कथन, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ न मिली तो खबरदार इधर रुक ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। कौन कहती है? दिलफरेब दिलफिगार से कहती है। अगला कथन, मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया, एकाश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। एकाश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता, बला से वह चीज़ हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। यह दिलफिगार कहता है। आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने उसे लपक कर उसे अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, जिस पर तख्ते ताउस और जामेजम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्यौछावर हैं। क्या? अगला कथन, क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर जलते हुए दिलफिगार को अपनी आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह से नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने से न बन पड़ा। यह कौन कहता है? दिलफिगार दिलफरेब से। अगला कथन, प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और 2 प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। अगला कथन, ये जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर दिया सिफत है, यह दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है? जा उसे तलाश कर, तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ खुदा तुझे कि माफ़ करे। यह दिलफरेब कहती है दिलफिगार से। अगली कथन, तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन, यूँ हिम्मत न हार, पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरजू पूरी हो गया। बुजुर्ग किसे कहता है? दिलफिगार से। अगली कथन, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह सिपाही दिलफिगार से कहता है। ए जवान मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ गरीब मुसाफिर हूँ। दिलफिगार उस सिपाही से कहता है। अगला कथन, सिपाही बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंचल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया है जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने योग्य नहीं है। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। अगला कथन, क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए ज़िंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। सिपाही दिलफिगार से कहता है। मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया।
बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। दिलफरेब खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोलिए, जान निसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बराई खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब और सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक, मैं तेरी लौंडी। खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। अगला कहानी देखते हैं। कानों में कंगना, राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा। इसकी देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष और पत्रिका। इंदु पत्रिका में 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सभी कहानी के प्रकाशन और पत्रिका और शैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहानी का नायक नरेंद्र अपनी आप बीती लिख रहा है। आत्मकथानक शैली में कहानी लिखा गया है। जो नरेंद्र है वो अपनी साथ जो घटित घटना है उसके बारे में लिख रहा है। विषय देखते हैं। केंद्रीय पात्र एवं कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम विवाह और फिर किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत होकर प्रेमोन्मुख हो जाने और अंत में किरण के प्राण त्याग के समय वास्तविकता के एहसास होने की कहानी। पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में फरेब, छल, विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना है। पात्र देखते हैं। मुख्य पात्र है किरण, कहानी की नायिका है जो नायक नरेंद्र की पत्नी उसके गुरु योगेश्वर की पुत्री है। किसकी पुत्री है? योगेश्वर की, जो नरेंद्र के गुरु हैं। किरण क्या है? आदर्शवादी नारी है। नायिका की सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है। आकाश में तारों को देखा, उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। नरेंद्र किरण का पति जो पहले उसके पिता का ही शिष्य रहता है, किरण से खूब प्रेम करता है, बाद में एक किन्नरी के जाल में फंसकर सब गंवा देता है। योगेश्वर नरेंद्र के गुरु और किरण के पिता। गौड़ पात्र में जूही नरेंद्र के घर की नौकरानी, किन्नरी खलनायिका, मोहन नरेंद्र का पहचान वाला। विशेष में देखते हैं। अत्यंत अलंकारिक और क्लिष्ट भाषा। इसमें 2 स्थानों की चर्चा की गई, ऋषिकेश और मुरादाबाद। भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन, गलत संगति का आशय, प्रकृति की खूबसूरती का सौंदर्य वर्णन, आत्मग्लानि एवं पश्चाताप का बोध। किसके साथ? वो मोहन के साथ मुरादाबाद में वो किन्नरी के यहाँ जाता है, वहीं किन्नरी के से वशीभूत हो जाता है। प्रमुख कथन देखते हैं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाँट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल से भूसा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा, वन के फूले ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चटुल दृष्टि के जीवन है, इन्हें नहीं पाती, जगदायु इन्हें छूती नहीं है, सरल सुंदर सौरभमय जीवन है, जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राणधान से हरे भरे रहें, जब समय है तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। यह किरण के लिए है। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से शून्य निविड़ कानन को क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे किसे एकटक देखती है? कौन जाने अपनी लीला भूमि की इसने करना चाहती थी। हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी, मैं क्या बता सकूँ। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह ऐसा स्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है। आप ही आप अपनी अंतर लहरी से मस्त हैं। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की उनके सहारे उस निगुण अंतर में डूबकर थाले। अगला कथन। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति है। इम्पोर्टेंट है। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशों के टेर दे। इसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भले भुटके हो तब भी अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जगमगाया कि माया ने, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे? भवसागर के जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव होगा? इंपॉर्टेंट कथन देखिए मित्रों। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवाह नहीं फोड़ सकती। क्षणभर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत
की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक में चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालीमा से बचे रहें। ऐसी शक्ति जब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। अगला कथन और अंतिम कथन। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर ही पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। किरण की मृत्यु हो चुकी थी और नरेंद्र पछतावा कर रहा था। अगले कहानी देखते हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रकाशन वर्ष 1915, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन हुआ था। विषय क्या है इस कहानी में? लेखक ने इसमें केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य, आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। आइए पात्र देखते हैं। मुख्य पात्र में लहना सिंह नंबर 77 सिख राइफल्स में जमादार। याद रखिएगा मित्रों, नंबर 77 सिख राइफल्स में जमादार बचपन में अपने मामा के यहाँ लड़की से प्रेम हो जाता है। किसके यहाँ? अपने मामा के यहाँ, जो बाद में सूबेदारनी बनती है। कर्तव्यनिष्ठ सिपाही, कुशल सिपाही, अपने दिए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों को भी कुर्बान कर देता है। सूबेदारनी हजारा सिंह की पत्नी, किसकी पत्नी थी? सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी, बोधा सिंह की माँ, बचपन में अपने मामा के यहाँ लहना सिंह से मिलती है, जो उसकी जान बचाता है। लहना सिंह में से अपने पति और पुत्र की रक्षा करने की भीख मांगती है कि मेरे पति सूबेदार हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करना। यह लहना सिंह से मांगती है। सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी का पति, बोधा सिंह का पिता। लहना सिंह को बहुत चाहता है। सरकार ने खुश होकर लायलपुर में उसको ज़मीन दे दी थी। कहाँ, कौन से जगह में? लायलपुर में जगह दे दी थी। बोधा सिंह कौन था? हजारा सिंह और सूबेदारनी का इकलौता पुत्र। युद्ध में घायल होने पर लहना सिंह उसे अपने गर्म कपड़े और बिस्तर दे देता है। गौड़ पात्र में देखते हैं। गौड़ पात्र है वजीरा सिंह, पलटन का विदूषक। लपटन साहब 5 वर्ष से लहना सिंह के रेजिमेंट में अफसर। इसको मारकर कोई जर्मन इसके विरुद्ध धारण करके आता है, जिसकी पहचान कर लहना सिंह उसे मार देता है, लेकिन वह लहना सिंह को घायल कर देता है। महासिंह शामसी सिपाही हैं। अतर सिंह सूबेदारनी के मामा हैं। किरत सिंह लहना सिंह का भाई। अब्दुल्ला लपटन साहब का खानसामा। पोल्हूराम डाक बापू, तुर्की मौलवी। विशेष में देखते हैं पूर्व दीप्ति शैली, फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है। कौन से शैली में लिखा गया है कहानी? पूर्व दीप्ति शैली। प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण है। त्याग एवं वीरता के आदर्श की कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। देश प्रेम की कहानी है। वचनबद्धता एवं उस हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी। सैन्य जीवन की युद्ध की भीषिका का चित्रण। स्थान कौन कौन से आए हैं? अमृतसर, मगरे सूबेदारनी का घर था मगरे में। मांझे लहना का घर मांझे में था। गुरु बाजार लहना के मामे का घर गुरु बाजार अमृतसर में। जगाधारी जहां लपटन साहब शिकार करने खेलने गए थे। लॉयलपुर बल्लिन जहां सूबेदार को सरकार ने खेत दिया था। प्रमुख कथन देखते हैं मित्रों इस कहानी के। बड़े बड़े शहरों के गाड़ी वालों के जवान की कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट की बोली का मरहम लगावे। अगला कथन देखते हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि के में इनके अर्थ कि तू जीने योग्य है। इनके अर्थ क्या क्या है मित्रों? हट जा पूता प्यारिए, सब प्रश्न किए जाते हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्या मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है? बच जा। अगला कथन। लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। फिरंगी में फल और दूध की वर्षा कर देती हैं। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। इम्पोर्टेंट है। लड़ाई के
मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। हाँ, देश का क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यही मांग लूँगा, फलों के बुट लगाऊंगा। इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुमने अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिकड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा देते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड के किनारे मरूंगा भाई। की रस्सी की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। यह कौन कहता है, लहना सी। सुमिदार ने लहना सी की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। देख, लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम, सूबेदार जी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सी मेरे पास ही है। अगली कथन सुनिए तो, सूबेदारनी होरा। सूबेदारनी जी का क्या नाम था, होरा। याद रखिएगा मित्रों, कि चिट्ठी लिखे तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। अगली कथन महत्वपूर्ण है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाला घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों पर चले गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्त के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों की जान बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आ गए आंचल पसारती हूँ, सूबेदारनी लहना सी से कहती है। अगली कथन, वजीरा सी पानी पिला दे। उसने कहा था, अब के हाड़ में आम खूब फलेगा। जितना बड़ा मेरा भतीजा उतना ही आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने उसे लगाया था। फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं सूची, याद रखिएगा मित्रों, फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं सूची मैदान में घाव से भरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सी। अगला कहानी, आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद। संग्रह आकाशदीप 1929 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष। और भी कहानी है, आकाशदीप, ममता, स्वर्ग में के खंडहर में, सुनाला सांप, हिमालय का पथिक, प्रतिध्वनि, भिखारिन, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिह्न, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला, बिसाती। विषय देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करती हुई कथा। कर्तव्य प्रेम के अंतर्द्वंद। पिता की हत्या के आरोपी बुद्धगुप्त से ही प्रेम से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की रोमांटिक कहानी। पिता की हत्या का प्रतिशोध रूप। पात्र देख लेते हैं। मुख्य पात्र है बुद्धगुप्त, ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय, ताम्रलिपि का क्षत्रिय। मुख्य पात्र में कौन है, बुद्धगुप्त, ताम्रलिपि का क्षत्रिय है। पोताध्यक्ष है, मणिभद्र की हत्या कर स्वयं एवं चंपा को मुक्त करता है। नए द्वीप को चंपा द्वीप नाम देता है। जो नए द्वीप का नाम क्या देता है, चंपा द्वीप। बाली, जावा, सुमात्रा के वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित करता है। चंपा महानाविक संबोधित करती है। बुद्धगुप्त को महानाविक से नाम से संबोधित करती है। चंपा से विवाह कर भारत लौटने को इच्छुक है। अब देखते हैं चंपा। जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है। पिता कौन थे, मणिभद्र के यहाँ प्रहरी। जो इसके पिता थे वो मणिभद्र के यहाँ प्रहरी थे। बुद्धगुप्त को पिता की मृत्यु का कारण मानती है। बुद्धगुप्त को चंपा अपने पिता की मृत्यु का कारण मानती है। मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकराने के बाद बंदी बना ली गई है। बुद्धगुप्त के भारत लौट जाने पर भी चंपा द्वीप पर ही रह जाती है। बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का द्वंद्व है। द्वंद्व युद्ध। गौड़ पात्र में देखते हैं मणिभद्र, बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला खलनायक। जया चंपा की सेविका है, चंपा द्वीप की मूल निवासी है। विशेष में देखते हैं संस्कृत निशब्दावली।
कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल है। चरित्र प्रधान है सामुद्रिक जीवन, प्रच्छन्न प्रेम। इस कहानी के प्रमुख कथन, क्या स्त्री होना कोई पाप है? चंपा कहती है। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका हुआ, उस विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। अगला कथन है, हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। अगला कथन, हाँ वह भी कभी भटकते भूलते नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते। अगला कथन है, आह चंपा तुम कितनी निर्दय हो, बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो क्या वह नहीं कर सकता जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहो। चंपा वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथ अतल जल से विसर्जन कर दे। बुद्धगुप्त चंपा से कहता है। अगला कथन, मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी मेरे पिता नौकरी पर समुद्र के जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय यह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों से मेरी रक्षा की, वह गदगद हो जाती। अगला कथन है, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ। मैं भी फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा बुद्धगुप्त से कहती है, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष में कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित है। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। बुद्धगुप्त चंपा से कह रहा है। अंतिम कथन है इस कहानी का। पहले विचार था कि कभी कभी इस द्वीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेष करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। चंपा बुद्धगुप्त से कहती है। अगला कहानी देखते हैं, अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार का। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। कौन कहते हैं? जैनेन्द्र। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। संग्रह क्या है? वातायन 1931 में, जिसमें फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, दिल्ली में अंधे का भेद, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा, भाभी, ये सभी कहानी 13 कहानी संकलित है वातायन में, उन्हीं में है। हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में संकलित है अपना अपना भाग्य। विषय देखते हैं, मध्यम वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती है एवं उसकी क्षुब्धता पर व्यंग करती है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता, पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश। विशेष है, संवाद शैली का प्रयोग पहाड़ों के सौंदर्यबोध को उद्घाटित करती है। यह एक विचार प्रधान कहानी है। यह कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती। भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेज स्त्री पुरुषों से की गई है। अंग्रेजों की चटुकारिता करने वालों पर व्यंग करती है। कहानी में बेरोजगारी की समस्या का चित्रण हुआ है। कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाली तथाकथित अविश्वास की समस्या का चित्रण भी किया गया है। उल्लेखित स्थान को देखते हैं, नैनीताल, जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है। होटल टी पब, जहाँ लेखक और उसका मित्र रहता है। पात्र में देखते हैं, मुख्य पात्र है पहाड़ी लड़का 10 वर्ष का, लेखक, कथावाचक, लेखक का मित्र। गौड़ पात्र में है 2 वकील मित्र। इन्हीं में से एक लड़के को नौकर नहीं रखता, लड़के का साथी जिससे उसका मालिक मार देता है। प्रमुख कथन है अपने अपने भाग्य का। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पासर्च में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। अगला कथन, नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी।
अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों के बाग थामे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल कर शून्य बना लिया और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए। यह सभी कथन आपको अटपटे लग रहे होंगे जिन्होंने इस मूल पुस्तक का अध्ययन न किया हो इस कहानी का, इसलिए मूल पुस्तक का अध्ययन करने अत्यंत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। मूल पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। पहले ही मैंने मूल पुस्तकों के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, यह उनमें से बीच बीच के उनके महत्वपूर्ण कथन हैं उन कहानियों के। देखते हैं आगे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपनी तरफ चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणिया थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते किसी न किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो तीन तीन बार चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुललक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी के कई तहों में सिमट सिमट कर लोकलाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। अगला है, इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन को खुरुच खुरुच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजी द पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटियों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। यह अंग्रेजों की चटुकारिता कराने वाले का पर व्यंग्य है। एक शुभ्र महासागर इम्पॉर्टेंट है। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डूबा दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई। पहाड़ के सौंदर्य को बताया गया इस कथनों में। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए हैं। पैर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह ना जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसी कोई ना अगला है, ना पिछला, ना दाया, ना बाया। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी की दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और माँ मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। लड़का कह रहे हैं, अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से, ले लो जी यह नौकर लो। वकील लेखक ने पहाड़ियों के प्रति अविश्वास जताया। मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। शक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगा। अरे यार बजट बिगड़ जाएगा, हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे नहीं। तो जाने दो, यह दया इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। सिकोड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास कम कम बहुत कपड़े हैं, कम बहुत कम पकड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहाई। अगला कथन, मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था, पर बताने वाला ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ ही की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध किया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। अगला कहानी है अत्यंत इम्पॉर्टेंट कहानी, महत्वपूर्ण कहानी है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है मित्रों, जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। ठुमरी में इस संग्रह ठुमरी में 1959 ईस्वी में यह संग्रहित है। रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्यलीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, मारे गए उर्फ तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, 3 बिंदिया। हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में लाल पान की बेगम और तीसरी कसम दोनों कहानियाँ फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो रचा गया है, बहुत चर्चित कहानियाँ हैं, वो
संकलित है। देखते हैं विषय। आंचलिक कहानी है, ग्राम गीतों का प्रयोग हुआ है, प्रेम की पीड़ा और उसकी भीनी खुशबू है। मूल कथा में नायक हीरामन द्वारा खाई 3 कसमों की चर्चा के साथ नायक के प्रेम प्रसंग की कहानी है। पहली कसम, चोरी का सामान गाड़ी में नहीं रखेगा। याद रखिएगा मित्रों, पहला कसम क्या खाता है? चोरी का सामान गाड़ी में नहीं रखेगा। दूसरी कसम, बांस की लदनी नहीं करेगा। तीसरी कसम, नाटक वाली कंपनी वाली को गाड़ी में नहीं बिठाएगा। याद रखिएगा मित्रों कि पहला कसम चोरी का सामान नहीं रखना था, दूसरी कसम बांस को कभी नहीं ला देगा, और तीसरी कसम किसी नाटक वाली कंपनी वाली को गाड़ी में नहीं बैठाएगा। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफ़र के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी। पात्र है, मुख्य पात्र है इसमें हीरामन, खादी देहाती पात्र। कितने वर्ष का है? 40 साल का। हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान, जिसे अपनी गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया के किसी अन्य काम में दिलचस्पी नहीं, 3 काम न करने की कसम खाता है। मुख्य पात्र कौन है? हीरामन। हीराबाई है, कंपनी की औरत, मेलों में नौटंकी में अभिनय एवं नृत्य का काम करती है। हीरामन को अपना उस्ताद मानती है। गौड़ पात्र में है लाल मोहर, धुन्नीराम, पलड़दास, तीनों ही गाड़ीवान हैं। लहसनुआ लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है वो। नेपाली दरबान, मुनीम दारोगा, काले कोट वाला। कहानी में कौन कौन से स्थान आए हुए हैं? विराटनगर, फरबिसगंज आता है मित्रों, खरैया शहर, चंपानगर, सिंधिया गांव, कानपुर। हीराबाई का घर कहाँ है? कानपुर में। तेगुछिया, महावीर स्वामी, छत्तापुर 25, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, नननपुर, मीना बाजार, बनैली मेला। 2 नौटंकी कंपनी, रोती कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी। विशेष में देखते हैं मित्रों, फणीश्वरनाथ रेणु ने नई कहानी के दौर में प्रेमचंद के गांव और उसमें बसी दुनिया को अपनी कहानियों में जिंदा रखा। समाज के सामान्य पात्रों को अपनी कहानी का नायक मुख्य किरदार बनाया। उदाहरण में गाड़ीवान काला कलूटा हीरामन को। कहानी में 3 काम न करने की कसम। पहला चोरी का सामान, दूसरा बांस की लदनी, तीसरा कंपनी की औरत। हीरामन का सहज और सरल व्यक्तित्व, मसलन भाई के प्रति सम्मान और भौजाई से डर। रेणु ने लोक जीवन की समृद्धि को दिखाया है, उसमें त्याग, गीत और परिवेश को सुंदर ढंग से सजाया है। हीरामन का संसार लगा और देखा से बना है। हीराबाई का संसार परखा है। अगली कहानी है मित्रों लाल पान की बेगम, फणीश्वरनाथ रेणु जी की। इसका प्रकाशन वर्ष कहानी पत्रिका में जनवरी 1957 ईस्वी में हुआ। ठुमरी में ही रसप्रिया, तीर्थोत्पदक, ठेस, नित्य अभी ऊपर देखे हुए हैं हम, जब उर्फ मारे गए गुलफाम को देखा है तो। विषय देखते हैं, आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री की आत्म अभिमान की आकांक्षा की अभिव्यक्ति। बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने की इर्द गिर्द बुनी गई कहानी बिरजू की मां के रूप में एक अलग व सशक्त स्त्री को पेश करती है। आंचलिक कथा गांव के लोगों की आपसी ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद को जीत बनाती है। उल्लेखित टोले कौन कौन से टोले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये आते हैं प्रश्न में कि उल्लेखित कौन कौन से टोले का नाम बताया गया? कुरमा टोली, कोयरी टोली, बबुआन टोला, मलदैया टोली। कौन कौन से स्थान लिए गए हैं इस कहानी में? कौन कौन से स्थानों को उल्लेख है देखते हैं। सिमराह का सरकारी कूप, गुलाब बाग मेला, मोहनपुर होटल बंगला। पात्र देखते हैं, मुख्य पात्र में बिरजू की माँ, लाल पान की बेगम जिसे कहा गया है। बलरामपुर को नाच देखने जाने को इच्छुक थी। महावीर जी की रोट की मनौती बाकी है, स्वाभिमानी थी। जंगी की पतहू, राधे की बेटी सुनरी, लरेना की बीवी, याद रखिएगा, अपनी गाड़ी में बिठाती है नाच दिखाने जाने के लिए। बिरजू के बप्पा सर्वे सेटलमेंट में 5 बीघा जमीन हासिल की है। बिरजू की मां को बैलगाड़ी पर नाच दिखाने ले जाने का वादा करता है। मलदैया टोली के मियाँ जन से गाड़ी ले आता है। कौन सी टोली से? इसमें ऊपर 4 टोली को उल्लेख हुआ है, उसमें से मलदैया टोली से के मियाँ जान से गाड़ी लेके आता है बिरजू। इसका पूरा नाम है बिरज मोहन। इमली पर रहने वाला जिन बाबा को बैगन कबूला हुआ दिया हुआ है, नाच देखने की मनौती करता है। 7 वर्ष का बिरजू है।
चंपिया बिरजू की बहन है, बायोस्कोप पर गाना सीखने में रुचि रखती है, बाजे न मुरलिया गीत गाती है। गौड़ पात्र में है जंगी की पुतहू, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, बिरजू की माँ से बिल्कुल नहीं डरती, कुरमा टोली, ससुर चोर, पति डकैत, मुँह जोर लड़ाकू है। मखनी फुआ तंबाकू की शौकीन है, बिरजू के घर रखवाली के लिए रुकती है। कौन है? और बाबू साहब जो जमींदार हैं। प्रमुख कथन है इसमें से, पहले से किसी के बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। किसी को भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उससे सबसे पहले भगवान से पूछना है यह किस चूक का फल दे रहे हैं हो भोले बाबा। चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में तो लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात भग भग बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। जंगी की पुतहू कहती है, छोड़ दो, अब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं रहता तो क्या होगा, जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर न दी उसके खसम ने। ये कौन? ये लालपान की बेगम है ना, बिरजू की माँ कहती है। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी, नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों में उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा, अभी अभी बलरामपुर के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटला बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है, 25 टट्टी में खोज दे, अपने खेत का है, अपने खेत का। हुलसाते हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी। सारे खेत की बालियाँ मलदीहा टोली पर जा रहा था। आगे है गैंग्रीन रोज। गैंग्रीन का अर्थ होता है गैंग्रीन या रोज, जो आज्ञा जी द्वारा लिखा हुआ कहानी है। बिंदु को डलहौजी जेल में 1931 मई में लिखा गया था। विपदगाह में 1937 ईस्वी विपदगाह में 12 कहानी संकलित है, उन्हीं में से एक कहानी है गैंग्रीन रोज। देखते हैं कौन कौन सी कहानी है। और विपदगा, पगोड़ा वृक्ष, हरसिंगार, हारिती, अकलंक, दुख और तितलियाँ, मिलन, एकाकतारा, अमरवल्लरी, कड़ियाँ, शत्रु। पहले संस्करण 1937 ईस्वी में रोज नाम से, फिर 5वें संस्करण 1990 में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुआ। विषय देखते हैं। यह हग्गे की सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसा तो रोज होता है बार बार इस विडंबना को उजागर करता है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। पहाड़ी गांव का परिवेश है। मैं शैली में लिखी गई संवेदनात्मक कहानी। कौन सी शैली में लिखी गई? मैं शैली में। मध्यवर्गीय मानसिकता को चित्रित करती है। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। कहानी में नारी जीवन की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। नारी जीवन में विवाह के उपरांत आने वाली दायित्व से उत्पन्न निरस्ता, यांत्रिकता, घुटन का सजीव चित्रण है। संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार में व्याप्त एकाकीपन को यह कहानी दर्शाती है। जीवन की एक रसता और व्यर्थता बोध का चित्रण इस कहानी में किया गया है। लेखक मालती से 4 वर्ष बाद मिलता है। कितने वर्ष? 4 वर्ष बाद। विवाह के 2 वर्ष बाद लेखक को लगता है कि मालती के घर में किसी सांप की छाया है जो उसे भी वश में कर लेगा। एकल परिवार में बच्चे की स्थिति का चित्रण है। पात्र देखते हैं। मालती लेखक के दूर रिश्ते की बहन या सखी। मध्यवर्गीय स्त्री, विवाह पूर्व स्वच्छंद चंचल लड़की जो विवाह के उपरांत अत्यंत गंभीर स्त्री हो जाती है। महेश्वर की पत्नी है। मालती के पति का नाम महेश्वर। टीटी की माँ, टीटी उसका पुत्र है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन के पास 4 वर्ष बाद मिलने आया है। विवाह के उपरांत मालती में हुए परिवर्तन से चिंतित रहता है। महेश्वर कौन है? मालती का पति है। पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। टीटी का पिता है। एक निर्दिष्ट ढर्रे पर जीवन जीता है। टीटी मालती और महेश्वर का पुत्र। प्रमुख कथन है इस कहानी के। मैंने देखा उन आँखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा था। हमने इसका मूल पुस्तक पहली वीडियो में मैंने आपके सामने
पढ़ा हुआ है, उसी के बीच का महत्वपूर्ण कथन है। किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरी हुई वायुमंडल को पुनः जगा कर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा है। वैसे जैसे देर में प्रयोग में न लाए हुए अंक को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतारकर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। अगला कथन, दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा कथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकम्प और घना सा फैल रहा था। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। बच्चे का नाम था टीटी और पति का नाम था महेश्वर। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर में रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर भी ऐसा मौन जैसे अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने देखा उन आँखों में कुछ विचित्र स्वभाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बात हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे वैसे देर में प्रयोग में न लाए हुए अंक को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चिर विस्मृति में मानो मर गया हो, उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। अगला कथन, उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है, नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपनी फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। महेश्वर के संदर्भ में लेखक कहते हैं, महेश्वर बोले, कुछ हंस कर वह पीछे खाया करती है, पति 2:30 बजे खाना खाते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठे रहेगी। महेश्वर कहते हैं, रोज़ ही ऐसा होता है। मालती कहती है, मुझे ऐसा लग रहा था इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही हो, मैं भी वैसा ही नीरस निर्जुसा हो रहा हूँ, वैसे हाँ जैसे घर जैसे मालती। वही 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, उसकी बार उग्र रूप में मैंने सुना। मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूति ही नीरस यंत्रवत वही थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही है, 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्राम स्वर में कहता हो, किससे कि मैंने अपनी अमित सुनेपत का इतना अंश तय कर लिया। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर सरकारी अस्पताल, न क्या परवाह, मैं तो रोज़ ही ऐसे बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता, पहले तो रोज़ रात भर नींद नहीं आया करती थी। वह उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई, लेखक कह रहे हैं मालती के संदर्भ में। शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती, यह क्या, यह मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमैले हुए हैं, चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति में है किंतु उद्वेग में नहीं। मैं तो रोज़ ही ऐसा बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल नहीं आता, पहले तो रात भर नींद नहीं आया करती थी। मालती कथावाचक से कहती है, इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज़ ही गिर पड़ता है। मालती टीटी के गिरने पे कहती है, माँ युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। लेखक कह रहे हैं, सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई, उनके जीवन के कुछ इस पहले ही यौवन में घून की तरह लग गई है, उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि उसे पहचानते ही नहीं उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। तभी 11 का घंटा बजा, मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा की ओर मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन साथ ही मालती की छाती एक फफोलों की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुख हो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। अगली कहानी देखते हैं, कोसी का घटवार।
शेखर जोशी जी का है। संग्रह कोसी के घटवार में संग्रह में संकलित है 1958 ईस्वी में। इसमें कौन कौन से कहानी है? द जीव, उस्ताद, कवि प्रिया, बंदरवाजे, किंकोरोमी, जनार्दन, कोशी का घटवार, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, शुभो दीदी, बदबू, इतनी कहानियाँ संकलित हैं। विषय है सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी है। कोसी के घटवार कहानी के विषय क्या है देख लेते हैं। इसमें पहाड़ का परिवेश बताया गया है। फ्लैशबैक मतलब पूर्व दीप्ति की तकनीकी प्रयोग, सूखे की स्थिति का जिक्र, पहाड़ों के पलायन की समस्या का उल्लेख, मीहल और दाड़िम पेड़ों का बारंबार उल्लेख। कौन कौन से स्थान बताया गया है, उल्लेख किया गया है? हल्द्वानी, गंगनाथ। पात्र है गुसाई जो पूर्व सैनिक रह चुका है। कोसी के किनारे घट गेहूं पीसने की व्यवस्था किया हुआ है। हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट देखकर वैसी पैंट पहनने की इच्छा में फौज में भर्ती हुआ। किसे देखकर? हवलदार धर्म सिंह को देखकर। किशन सिंह सिपाही लक्ष्मा का विवाह राम सिंह रमुआ से होने का पता चला। किससे विवाह हुआ था लक्ष्मा का? राम सिंह। किससे पता चला था? किशन सिंह से। लक्ष्मा गुसाई की प्रेमिका, वर्तमान में विधवा, एक पुत्र की माँ, मायके में रहती है, स्वाभिमानी स्त्री है। प्रमुख कथन देख लेते हैं इससे। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो जाता ही। घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर दो चार क्षण के बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया, वही जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माँ बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम? लक्ष्मा के बाप ने कहा था। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था। खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। गुसाई के संदर्भ में कितने साल बाद लौटा? 15 साल बाद वह गांव लौटा था। गंगनाथ जीव की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भर कर लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से यह सोचता है कि कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कसमें खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते हैं तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता है। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार, साला कितना कमाया कितना फूका, हमने इस ज़िंदगी में कोई हिसाब पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी। गुसाई ने लक्ष्मा से कहा। गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी, पेट का क्या, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराए प्रेम से हंस बोल दे तो वह बहुत ही है दिन काटने के लिए। लक्ष्मा गुसाई से कहती है। घर के अंदर काट की चिड़िया अब भी किट किट आवाज़ कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था। मथानी की पानी काटने की आवाज़ आ रही थी और कोई स्वर, सब सुनसान निस्तब्ध। अगली कहानी है अमृतसर आ गया, भीष्म साहनी जी की है। पटरिया कहानी में संकलित है 1973 ईस्वी में। पटरिया, अमृतसर आ गया, ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका परास्त, कितने कहानी संकलित थी इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कहानी इसमें संग्रहित है। पैरों का निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, रास्ता, इंद्रजाल, डोरे, ढोलक, भगोड़ा। विषय देखते हैं। मैं शैली में लिखित कहानी है। भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती रेल के डिब्बे के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करती कहानी। सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु जिसमें भाईचारे और मानवीय रिश्ते में एक टूटन दिखाई पड़ती है। शुरू में खुशनुमा माहौल के बाद वातावरण भयंकरात हो गया, साथ सबको दंगे की आहट थी। इसमें इस कहानी में कौन कौन से स्थान आए हुए हैं? पेशावर, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरवंशपुर, जिसके निकल जाने पर बाबू को लगा कि खतरा टल गया। पात्र कौन कौन से हैं? मुख्य पात्र कथावाचक स्वयं लेखक,
लेखक द्वारा ट्रेन यात्रा का विवरण, जिसमें विभाजन की त्रासदी के दरमियान भय और आतंक का माहौल, वातावरण में भय और आतंक के बीच दो धर्मों संप्रदायों के अविश्वास का माहौल, एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था, दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। लेखक द्वारा पूरे वातावरण का यथार्थ, सजीव, मार्मिक एवं संवेदनशील चित्रण। लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने दिल्ली जा रहा था। दुबला बाबू लेखक कथावाचक का सहयात्री, जो लेखक को संभवतः पेशावर का जान पड़ा। ट्रेन में मौजूद पठानों द्वारा इसका बार बार मजाक उड़ाया जा रहा था। एक हिंदू महिला पर पठानों द्वारा लात जमाए जाने और उसके परिवार को ट्रेन से उतरने पर विवश करने का दंश उसके मन में गहरे बैठ जाता था। धन्यवाद मित्रों। आगे की वीडियो में हम आगे की कहानी को समझाएंगे, आगे कहानी लेकर आपके समझ प्रस्तुत होंगे। अभी के लिए धन्यवाद।